सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अयान सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे सेल चैप्टर को वन शॉट में खत्म करेंगे। साथ ही साथ सेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को जितनी जल्दी हो सके कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो में हम लोग पूरे सेल चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल का हिंदी मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब होता है सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल हमारा स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। यहाँ पर दो टर्म आते हैं, स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल मतलब ये हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, यानी हमारा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बना है। जस्ट लाइक एक बिल्डिंग का सबसे अगर मेन बात करें कि वो किस चीज से बना होता है तो वो एक ब्रिक से बना होता है, वैसे ही हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना होता है। सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि सेल हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सेल टेक्स पार्ट करता है। और हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे सेल एक साथ कलेक्टिवली कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू एक साथ कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन एक कलेक्शन बनाकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये था पूरा सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। सेल हमारा स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, प्लस में ये बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब इसके बाद आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में अंडर द स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये कॉर्क एक पेड़ होता है जिसका स्लाइस निकाला गया और उसको स्टडी किया गया माइक्रोस्कोप में बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो उन्होंने वहां पाया कि उसमें जो है बहुत छोटे छोटे लिटिल रूम है और उसको उन्होंने नाम दिया सेलुले। ही नेम्ड इट एज सेलुले। उसके बाद लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो डेड सेल था। तो फिर बाद में 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहुक एक नए साइंटिस्ट आते हैं और वो लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं। उन्होंने लिविंग सेल में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी इन सभी सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद आता है हमारा इसी सेल की डिस्कवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो हमारे सेल का एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। फिर दो साइंटिस्ट आते हैं, एक शिल्डिन और एक श्वान। शिल्डिन जो है वो एक बॉटनिस्ट है और श्वान एक जूलॉजिस्ट है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी का मतलब सेल से रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स दिए गए हैं जिसमें सेल को एक अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से समझाया गया। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो कि आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बात कही जैसे कि हमारा बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो सारे सेल परफॉर्म करते हैं। सारे एक्टिविटी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं वो सारे सेल के अंदर हो रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ वर्चो ने एक नया पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड किया, दैट इज ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितने भी सारे सेल हैं वो पहले वाले सेल से ही आते हैं, यानी कोई नया सेल नहीं बनता है। यानी जो पहले से सेल है उसी से एक नया सेल डेवलप होता है। तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुली, यानी सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, ये हमेशा पूछा जाता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है। तो वायरस जो है ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, यानी कि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम लोग 3 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट डेलिकेट और इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। इसके अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। दूसरा, ये सेल और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि इसके लिए यूजफुल होता है उसी को ये सेल के अंदर एंटर करने देता है, और जो इसके लिए हार्मफुल होता है उसको ये सेल के अंदर नहीं जाने देता है। यानी ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज से बना होता है, एक प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड्स में भी अगर हम बात करें तो वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये गैप होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक डेंस पार्ट होता है और इसका फंक्शंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ये बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन, एंजाइम, इन सब से मिलकर बना होता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है साइक्लोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ये इसमें एक प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल है वो सभी जो है वो साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। ये सब सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेल के सेंटर में एक प्रेजेंट होता है। ये एक डेंस पार्ट होता है और इसके पास दो जेनेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। जेनेटिक मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये है जो है वो जितने भी आसपास में, सराउंडिंग में, नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी का ये रिकॉर्ड करता है और उसका एक डेटा बनाता है, और उसको स्टोर करने का हेल्प जो है स्टोर करने का काम जो है वो न्यूक्लियस का होता है। इसलिए जो है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सेल के वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। सेल ऑर्गेनल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बनाता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तीन चीज होता है, एक एटीपी, एक एडीपी और एक एएमपी। एटीपी मतलब जिसमें 3 फॉस्फेट आयन और एक एडिनोसाइन हो। एडीपी मतलब जिसमें 2 फॉस्फेट आयन हो और एक एडिनोसाइन। और एएमपी मतलब जिसमें 1 फॉस्फेट आयन हो और एक एडिनोसाइन हो। अब आप लोग माइंड में आ रहा होगा कि एडिनोसाइन क्या होता है। तो एडिनोसाइन एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि फूड जो हम लोग खाते हैं फूड को, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी जब उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, यानी कि एडिनोसाइन एक ऐसा एंजाइम है जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है। तो ये फंक्शन होता है एडिनोसाइन का। इतना ही हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही के बारे में बात करना है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरीके का होता है। किस आधार पर, अगर हम बात करें कि किस आधार पर उसको 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम।
उसके हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। वहीं अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसके सरफेस पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना। यानी हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल के भी नाम से जाना जाता है। वाई? अगर हम लोग बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जो साइटोप्लाज्म को है वो इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो अगर हम बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर और किडनी में प्रेजेंट होता है उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। वाह, ये क्या बड़ा टर्म आ गया। नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, पैथोजेंस होते हैं, इन सभी को, ड्रग्स, ये सब जो है इसको रिलीज आउट करना, यानी इसको बाहर करना, एक्सक्रीट आउट करना, इस सब ये जो होता है, इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पैथोजेन, ड्रग्स एक्सेट्रा, इन सभी को जो इन सभी का रिमूव करने का काम जो होता है वो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, सॉरी लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लाइसोसोम जो है वो एक स्फेरिकल वेसल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का काम होता है हमारे सेल को पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का, लेकिन अगर वो उस काम करने और लेकिन जब वो उस चीज को नहीं कर पाता है, जब पैथोजन सेल के अंदर इंटर हो जाता है और लाइसोसोम उससे सेल को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप को बर्स्ट कर लेता है, यानी अपने आप को फाड़ लेता है, यानी वो अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो है वो फंक्शन अगर बात करें तो उसका फंक्शन होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी सेल के अंदर जो भी हमारा डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन की जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस सभी में उसमें हेल्प करने वाला जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसी को दूसरा नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइसोसोम में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका 3 टाइप होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये आप बहुत पहले से ही जानते होंगे इसके बारे में कि क्लोरोफिल जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। ये जितने भी अलग कलर के अदर कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, वो सारे क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, इन सभी का जो कलर होता है ये किसके कारण होता है? ये हमारे क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। हमारा तीसरा आता है प्लास्टिड का टाइप, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक कलरलेस प्लास्टिड है, यानी इसके अंदर कोई भी कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है हमारा जो फूड है उसको स्टोर करना, यानी प्लांट में जो भी फूड हमारा, या फिर कह सकते हैं प्लांट में जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, दैट इज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी बॉडीज जो है वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम सिस्टर्ने के नाम से जानते हैं।
गोल्जी बॉडी को हम पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी ग्लैंड्स और ग्लैंड से सिक्रेट किए गए जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी को एक जगह से पैकेज करके दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा गोल्जी बॉडी का होता है। और जितने भी हमारे बायोकेमिकल्स सिक्रेट किए जाते हैं उन सभी का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, इन सभी का ये सारा काम जितना भी होता है वो सारा हमारा गोल्जी बॉडीज का काम होता है। गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में जो है गोल्जी एपेरेटस एब्सेंट होता है। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन सभी में हमारा गोल्जी एपेरेटस प्रेजेंट होता है। So here it is the difference between plant cell and animal cell. You should remember all the point written on this slide, and as it is always asked in the examination. Now here it is the difference between mitosis and meiosis. It is also very important as it is often asked in the examination. So it is very important for examination point of view. So here it is the most important question of this chapter. You all shall remember the answer of this question because it is always asked in the examination. So it is very important for you.